Okay, in this video we are going to discuss about what is seed development. After the post fertilization event, what we have discussed in endo sperm we have done, embryo we have done. Now we are talking about seed. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट टॉपिक के अराउंड हम इसकी बात कर रहे हैं. सो इन एंजियोस्पर्म द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओके, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही सीड बोलेंगे. सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट. फ्रूट के अंदर ही सीड बनते हैं. सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. वेरी गुड भैया. आपने कभी अगर चना जो होता है ग्राम, ठीक है, उसको पानी में अगर भिगोया हो, जैसे कि बनाना सीखना पड़ेगा भैया. चना बनाते हैं. ठीक है, सपोज करो कि ये जो है वो चना है. अगर इसको अपन वाटर में क्या कर दें, डीप कर देते कुछ टाइम के लिए पानी के अंदर, तो ये फूल जाएगा. फूलने के बाद इसके ऊपर से एक सीड कोट निकलेगा, इसका एक कवर निकलेगा. ठीक है, उसको सीड कोट बोलते हैं. वो कवर निकलने के बाद बिल्कुल गोरा गोरा सा चना आपके सामने आएगा. और उसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको इस टाइप से दो कोट मिलेंगे और उस कोट के बीच में कुछ इस टाइप का आपको एक टिश्यू मिलेगा, विच इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस. और ये जो दो हैं इनको बोलेंगे कोटिलेडन. अब कितने कोटिलेडन है? दो कोटिलेडन है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकोट. डाइकोट सीड. ठीक है, अब डाइकोट सीड है. अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. इसको अगर मैं यहाँ इसको समझू येलो पेन के द्वारा, तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे प्लूम्यूल और नीचे वाले को बोलेंगे रेडिकल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो अब यहाँ देखिए क्या यहाँ हमें क्या दे रखा है. द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक स्वेलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द फूड रिजर्व. तो जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, सिंपल ही होता है, पर थोड़ा सा स्वेलो करेगा, क्योंकि स्वेलन करेगा, मोटा होगा, क्योंकि उसमें कुछ फूड रिजर्व है, जैसे लेग्यूम्स के अंदर. और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक वर्ड दिख रहे हैं इनको ध्यान समझिए. ऐसे सीड जिसके अंदर इंडोस्पर्म बचा हुआ है, ऐसे सीड जिसके अंदर इंडोस्पर्म बचा हुआ है, हम उसको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड. क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड. जरा एक बार इसको यहाँ से पढ़ो. एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड बाय द ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. मैंने आपको बताया ना, इंडोस्पर्म कौन यूज करता है? जाइगोट यूज करता है, ताकि एम्ब्रियो बन सके. लेकिन अगर वो कंप्लीटली यूज नहीं कर पाया और सीड में बच गया, तो हम उसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड या इंडोस्पर्मिक सीड, जिसके अंदर ये कैटेगरी आती है: व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर. ये सब याद रखना पड़ेगा आपको. लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली एम्ब्रियो क्या करता है, उस एंडोस्पर्म को यूज कर लेता है, यानी नो रेसिड्यू ऑफ द एंडोस्पर्म यू विल गेट इन द सीड. देन दिस आर द एग्जांपल पी एंड ग्राउंडनट. ठीक है, ये वाला एग्जांपल आपको याद करना है. लेकिन एक चीज यहाँ पे भी तो है, आपने कभी न्यू सेलर्स के बारे में भी सुना होगा. क्या होता है न्यू सेलर्स? तो उसको पुराना अभी मैंने बता तो दिया था, आप ध्यान समझिए. न्यू सेलर्स कहाँ होता है? जो ओव्यूल है, ठीक है, ये रहा ओव्यूल. ओव्यूल के बाहर यहाँ पर एक लेयर होती है, जो मोटी सी लेयर होती है, जिसको न्यू सेलस बोलते हैं. दिस इज द न्यू सेलस. और न्यू सेलस से ही कोई एक सेल आती है जो एम्ब्रियो सेक बनाती है. सो दिस इज द न्यू सेलस. ठीक है, और अगर ये न्यू सेलस भी बच जाता है किसी सीड के अंदर, तो हम उन सीड को पेरीस्पर्मिक सीड बोलते हैं. तो ऐसे दो ही एग्जांपल है, ब्लैक पेपर एंड बीट आपकी बुक में, जिसमें न्यू सेलस जो है वो परसिस्ट करता है, लंबे टाइम तक रह जाता है उस सीड के अंदर, तब हम उसको बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड. तो आपको जो ब्लैक पेपर दिख रहा है, ये एक टाइप का पेरीस्पर्मिक सीड है, क्योंकि इसके अंदर न्यू सेलस बचा रह गया. ये जो आपको बीट दिख रहा है, ये भी एक पेरिस्पर्मिक सीड है. नाउ कम टू द डोरमेंसी वाला पार्ट. डोरमेंसी मतलब जो सीड जो होते हैं ना, इनएक्टिव कंडीशन में रह जाते हैं, इनएक्टिविटी. सो द इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट. कौन सा इंटेग्यूमेंट? ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट. तो ये भी जो ओव्यूल बनाया है, ये आपको जो बाहर के कवर दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट. ये इंटेग्यूमेंट जब डेवलप करते हैं, तो ये सीड के कोट बनते हैं. सीड के क्या बनते हैं? कोट. और सीड के कोट को बोलते हैं टेस्टा. क्या बोलते हैं? टेस्टा. चलो काम की बात करते हैं. यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है? सो जो ओवेरी के इंटेग्यूमेंट जो है ओव्यूल के, वो हार्ड हो जाते हैं और प्रोटेक्टिव नेचर के लिए काम करते हैं एज अ सीड कोट. सो माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल पोर. माइक्रोपाइल जो है सीड कोट में एक छोटा सा एक
छोटा सा एक पोर बन के रहते हैं। ओके, दिस फैसिलिटी क्यों रहता है, ताकि यहाँ से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जा सके, पानी एंटर कर सके, ताकि जर्मिनेशन हो सके। अगर वो पूरा पैक हो गया तो फिर कैसे वहां से सीड जर्मिनेट करेगा। तो वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो माइक्रोपाइल जो एंड है वो थोड़ा सा एक पोर जैसा बन जाता है। एज द सीड मैच्योर, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है, अराउंड 10 to 15% ही वाटर बच जाता है उसके टोटल मास का। और इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है एम्ब्रियो की। सो द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट इन एक्टिविटी, ठीक है, उस स्टेट को बोलते हैं डोरमेंसी स्टेट। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उसको क्या मिल सकता है, मॉइस्चर मिल जाएगा जितना उसको चाहिए, ऑक्सीजन मिल जाएगा और एक सुटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा, तो वो सीड वापस क्या करने लग जाएगा, जर्मिनेट। यानी जो चना आपके किचन में किसी डब्बे के अंदर पड़ा है वो भी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन उसको जैसे ही आप किसी बकेट में या पानी की किसी भी एरिया में डालते हैं, ठीक है, आप अगर ग्लास लेके पानी में डाल देंगे तो सुबह तक वो जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसको वो एनवायरमेंट मिल गया। ओके, कम टू दिस पैराग्राफ। यहाँ पे एक वर्ड है पेरिकार्प। पेरिकार्प को समझना पड़ेगा बॉस। दिस इज द पेरिकार्प लेयर। पेरिकार्प मतलब होता है फ्रूट की वॉल्स। फ्रूट वॉल्स। तो फ्रूट की वॉल्स कितनी होती है, फ्रूट की वॉल्स होती हैं तीन होती है। फ्रूट्स की वॉल्स कितनी होती है, तीन। एक्सोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। एक्सो, आपने आम खाया होगा तो ऊपर का जो छिलका निकालते हैं वो एक्सोकार्प, जो हम खाते हैं वो है मीजोकार्प, और उसके अंदर भी एक हार्डन लेयर होती है अंदर की तरफ से, वो होती है इंडोकार्प। और फिर आ जाता है सीड, ठीक है। और सीड में भी अगर इसकी लेयर की बात करें तो उसमें आ जाएगा इंटेग्यूमेंट, जिसको अपन सीड कोट के नाम से जानते हैं। बाकी सीड की इंफॉर्मेशन हो गई है। यहाँ ये है फ्रूट। ओके, ये है क्या है, फ्रूट है। तो एक्सोकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पेरिकार्प। तो बेटा इस वाली इंफॉर्मेशन में तो यही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फ्रूट भी दो तरह का होता है, फ्लेशी फ्रूट जैसे गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, और एक ड्राई फ्रूट होता है जैसे ग्राउंडनट होता है, मस्टर्ड होता है। तो इनकी बहुत हार्ड लेयर होती है। मेनी फ्रूट हैव इन्वॉल्व मैकेनिज्म ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ सीड। बहुत सारे फ्रूट जो हैं वो एक टाइप से डिस्पर्स कर जाते हैं सीड को, ताकि अच्छे तरीके से कहीं पे भी ग्रो कर सके। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, आप इसको स्टडी करेंगे आगे की क्लासेस में। रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवेरी, कितने ओवेरी में कितने ओव्यूल हो सकते हैं, सीड में एक फ्रूट में कितने सीड हो सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस आप समझेंगे आगे की तरफ, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक फ्रूट में मल्टीपल सीड हो सकते हैं ऑब्वियसली। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम द ओवेरी, जब ओवेरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, अदर फ्लावर पार्ट डीजेनरेट। जो फ्लावर के अदर पार्ट होते हैं कौन से, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, और यहाँ तक कि एंथर फिलामेंट है, इनका कोई काम नहीं बचा अब, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। एंड हाउएवर इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल और स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी हुई है यहाँ पे, ब्लू कलर से करते हैं कुछ कुछ ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर एप्पल आते हैं, स्ट्रॉबेरी आते हैं और कैश्यू आते हैं। ये क्या करते हैं पता है, थैलेमस एज अ कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, ठीक है। और ऐसे फ्रूट जो ओवेरी से ना बन के किसी और पार्ट से बन रहे हैं फ्लावर के, हम उसको फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो बेटा इसमें तो आप देखो ना, और ट्रू फ्रूट में हमारा मैंगो आ जाता है। लेकिन ये तीन नाम जरूर याद रखना, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैश्यू हो गया, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की। ऐसे फ्रूट जिनको हमने कुछ इस तरीके से डेवलप कर लिया है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है इसमें, जिसमें सीड लेस फ्रूट बन रहे हैं, और वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एक टाइप की एसेक्सुअल कंडीशन है, याद रखना। ऐसी कंडीशन जिसमें फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, और माइटोसिस का डिवीजन होता है डायरेक्टली, किसी भी प्रकार का कोई भी मियोसिस का डिवीजन नहीं हो रहा है, और डायरेक्टली जो ओवेरी है वो फ्रूट बन जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो हम ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। और जो भी फ्रूट पार्थेनोकार्पिक है उसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो वो है बनाना, और इसके अंदर कभी भी कोई भी सीड नहीं होगा, यानी कि ये जो फ्रूट होंगे ये सीड लेस होंगे, ये इनकी क्वालिटी है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, ये पुराने टाइप का केला है जिसमें देखो आप यहाँ पे सीड देखो आप कितने सारे, दीज आर द सीड्स। लेकिन आज हमने उसको जेनेटिकली इतना मॉडिफाई कर दिया है कि ये बनाना जो आपको दिख रहा है, इसमें सीड जो आपको एक डॉट जैसे रह गए, बाकी कुछ यानी डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। पार्थेनोकार्पिक कंडीशन है ये इस फ्रूट की, ठीक है। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज। अगर सीड होते हैं तो क्या हमें एडवांटेज देते हैं, ठीक है।
First, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, है ना, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल. अगर सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पानी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, यानी वो डोरमेंट स्टेज में रह सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट. अगर उस वो लंबे टाइम तक अपने आप को वायबल रख सकता है तो वो कहीं पे भी हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं. हेल्प द स्पीसीज, स्पीसीज को क्या करता है, हेल्प करता है ग्रो करने में, एंड कोलोनाइज करता है नए एरिया को. सफिशिएंट फूड रिजर्व, young seedling are the nourished until they are capable of the photosynthesis. अगर नए सीड्स बनते हैं तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे जर्मिनेट करेंगे और फिर धीरे धीरे वो क्या बनेंगे, फोटोसिंथेसिस करने लायक हो जाएंगे. द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है उस यंग एम्ब्रियो को, ताकि वो लंबे टाइम तक वो सीड क्या कर सके, सर्वाइव कर सकते हैं. बीइंग प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन. तो बेटा ये तो एक प्रोडक्ट है, सीड जो है प्रोडक्ट है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है. तो ये नई जनरेशन में वेरिएशन लेके आता है ना. चलो ये तो कुछ बात हो गई. अब क्वेश्चन जो आएंगे वो इस पैराग्राफ से आने के चांसेस है यहाँ पर, और मैंने कुछ डायग्राम भी यहाँ पे रखे हैं. पहले अपन इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ. सीड इज द बेसिक basis of our agriculture. Obviously, dehydration and dormancy of the mature seed are crucial for the storage of seed and can be used as a food throughout the year, also to raise crop in the next season. तो हम इसको बचा के रख सकते हैं, अगर नेक्स्ट ईयर हम वापस एग्रीकल्चर में उसका यूज कर सकें, फूड के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है. कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर विदाउट absence of सीड? नहीं कर सकते. अगर सीड नहीं होगा तो फिर क्या होगा. So presence of seed which germinate straight away soon after formation of cannot be stored. अगर ऐसा हो जाए कि सीड बने और वो डोरमेंट स्टेज में ना जाए और वापस से उगने लग जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो बेटा ऐसा नहीं, अच्छा है कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, डोरमेंट वाली स्टेज में रह सकते हैं, ठीक है. हाउ लॉन्ग डू यू डू द सीड रिमेन अलाइव. अब क्वेश्चन ये भी तो है कि सीड अपने आप को कितने टाइम तक वायबिलिटी उसकी मेंटेन रख सकते हैं, जब वो कितने टाइम तक की अपनी कैपेबिलिटी मेंटेन कर सकता है अपने आप को जर्मिनेट करने की. तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज टू स्पीसीज. तो देखो, सीड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइव सेवरल ईयर्स. कुछ तो बहुत सालों तक जीते हैं, कुछ बहुत मंथ तक जीते हैं और कुछ बहुत उससे भी कम टाइम तक रहते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर. देयर आर सेवरल रिकॉर्ड वेरी ओल्ड येट वायबल सीड. मतलब एक रिकॉर्ड है, बहुत पुराना है और अभी भी वायबल है. वो है ल्यूपिन का, ल्यूपिनस एक आर्कटिकस नाम का एक प्लांट है, जो कहाँ से निकाला गया था, एक्सकेवेटेड किया गया था आर्कटिक टुंड्रा से. जो सीड जर्मिनेट हुआ है अराउंड 10,000 ईयर से, है ना, लंबे टाइम तक 10,000 ईयर तक का एस्टिमेट है कि वो डोरमेंट स्टेज में था और अभी ग्रो करा है. और एक और है डेट पाम. डेट पाम का एक जो साइंटिफिक नेम है वो है फिनिक्स डेक्टिलिफेरा. इसको भी डिस्कवर किया गया था आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में. और कहाँ पर, किंग्स हेरोड प्लेस के पास में, वहाँ पे एक डेड सी है, उसके पास में किंग हेरोड की एक पैलेस है, वहां पर इसको ढूंढा गया था, ठीक है. तो बेटा ये भी 2000 साल पुराना है और ये भी अभी भी वायबल है. तो मैंने आपको बता देता हूँ, ये है लुपिन्स का सीड, मतलब प्लांट है, और ये उसका सीड है जो अराउंड कितने साल का है, 10,000 ईयर के डोरमेंसी को मेंटेन करके रख सकता है और ग्रो कर सकता है. और यहाँ पर आप देखो ना, ये क्या है, ये वही है डेट पाम जिसको अपन बोलते हैं फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, ठीक है. ये कितने साल तक के लिए अपने आप को एस्टिमेट है कि 2000 ईयर तक ये अपने आप को एक वायबिलिटी मेंटेन करके रख सकता है. तो बहुत बड़ी बात होती है भाई. हम 100 साल जीने में दिक्कत आ जाती है, यहाँ पर 2000 साल किसको बोलते हैं यार. सो आफ्टर कंप्लीटिंग, अच्छा इसमें कुछ और भी एग्जांपल हैं जो शायद अपन छोड़ रहे हैं. सीड यूजुअली एंड इमेजिन, ओके, नहीं नहीं सब कुछ कंप्लीट, इसमें सारा कंप्लीट कर लिया अपन ने. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पढ़ना और उसका आंसर निकालना. कैन यू थिंक सम ऑफ द प्लांट विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड. ऐसे फ्रूट्स जिसमें बहुत ज्यादा सीड होते हैं, जैसे ऑर्किड का फ्लावर. तो ऑर्किड का जो फ्रूट है, ये रहा ऑर्किड, इसके अंदर देखो ये सीड, कितने छोटे छोटे सीड है और ये इतने सीड निकलते हैं एक ऑर्किड से. तो ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, बहुत टाइनी सीड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे. ऐसे ही फिकस के अंदर भी आप देखो, फिकस, ये रहा फिकस, इस फिकस के अंदर देखो सीड, कितने छोटे छोटे सीड्स हैं, ठीक है.
अगर आप सोचो कि ये सारे सीड, जैसे कि हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ द फिकस डेवलप फ्रॉम दैट टाइनी सीड, मतलब एक सीड से कितना बड़ा प्लांट बन जाता है, और उस प्लांट पर वापस से जब फिकस से क्या होते हैं नए सीड जनरेट होंगे तो कितने बिलियन हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच अ टाइनी स्ट्रक्चर कैन बी प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर। यानी एक छोटे से सीड से कितना बड़ा प्लांट बन जाता है, और अगर बिलियंस ऑफ सीड निकल रहे हैं तो कितने सारे प्लांट बन सकते हैं। तो क्या आप भी कोई अदर दूसरा एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो? सो दिस इज क्वेश्चन मार्क फॉर यू। तो अब ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, जिसमें हमारा एक लास्ट एक टॉपिक बचा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।